अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। दुनिया की मईशत एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खाम तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल से ऊपर जाने के बाद एक बार फिर नीचे आ चुकी है। इस वक्त ब्रेंट तकरीबन $88 और WTI तकरीबन $83 फी बैरल की सतह पर मौजूद है, जिसकी वजह इतवार के रोज़ अमरीकी सदर ने ईरान पर मजीद हमलों को रोकने का हुक्म है। लेकिन इससे कबल जंग आबनाए हुर्मुज़ से निकल कर अब बहर अहमर तक पहुँच चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया अपनी तेल ज़रूरतों का मुतबादिल रेड सी में मौजूद सऊदी बंदरगाह यनबा से हासिल कर सकेगी। लेकिन यहाँ ईरानी हिमायत याफ्ता यमन के शुमाली इलाकों पर कंट्रोल संभाले हौसियों ने न सिर्फ सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, बल्कि बाज़ इत्तलात के मुताबिक इलाके में मौजूद यनबा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया, जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन जज़ान में मौजूद सऊदी आरामको को ऑयल रिफाइनरी, जिसकी रोज़ाना की ऑयल प्रोसेस करने की कैपेसिटी तकरीबन 4 लाख बैरल है, वहाँ से धुएँ के बादल उठते देखे गए हैं। इस दौरान हौसियों के 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के बाद बाबुल मंदब से इलाके में मौजूद बाकी टैंकर्स को हटा लिया गया। अब इस तरह दुनिया की 2 अहम समंदरी गुजरगाहें यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और बाबुल मंदब एक साथ खतरात की जद में हैं। ये दोनों आबी गुजरगाहें दुनिया के अहम आलमी ट्रेड रूट्स हैं, जो दुनिया की तकरीबन 1/4 से 1/3 समुद्री तेल की तरसील संभालते हैं, जिससे रोज़ाना 25 से 30 मिलियन बैरल ऑयल दुनिया भर में सप्लाई होता है। ख़ासतौर पर बाबुल मंदब आगे चलकर सुएज़ कैनाल से मिल जाता है, और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मशरक़ी दुनिया का यूरोप से समुद्री रास्ता अफ्रीका के पूरे बड़े आज़म के गिर्द घूमने के बाद ही तय हो सकेगा, जो बाबुल मंदब और सुएज़ कैनाल वाले रास्ते के मुकाबले में 2 गुना महंगा और उतना ही लंबा है। यानी जो सफ़र 14 दिन में तय होता है वो 30 से 45 दिनों में तय होगा। दोनों रूट्स पर रुकावट का मतलब यह है कि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई कम होगी और कीमतें बुलंद हो सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $100 फी बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमरीकी WTI भी $92 तक पहुंच गया था। सिर्फ 20 दिन में ब्रेंट की कीमत में 42% इजाफा हुआ है। अगरचे ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में इस वक्त एक वक्फा है, क्योंकि बाकायदा किसी सीज़ फायर की खबर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में गोल्डमैन सैक्स ने खबरदार किया है कि अगर ये बहरान जारी रहा तो ब्रेंट आइंदा महीनों में $120 फी बैरल से भी ऊपर जा सकता है। बाज़ तज्जियाकार $150 के इंतहाई खतरनाक मंजरनामे को भी खारिज इम्कान नहीं समझते। पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक के लिए ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। आलमी कीमत बढ़ने से इंपोर्ट बिल में इजाफे के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आता है और रुपए की कदर में कमी आती है, और महंगाई में नई लहर आने का खदशा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा दबाव डीजल पर पड़ने का इम्कान है, क्योंकि यही फ्यूल ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री और माल बर्दारी का बुनियादी जरिया है। डीजल महंगा होने से किराए के साथ सब्जियों और तामीराती सामान, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। अब पाकिस्तान में रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों का निज़ाम नाफिज है, इसलिए आलमी मंडी में उतार चढ़ाव पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से मकामी कीमतों में मुंतकिल हो सकता है। अगर आलमी कीमतें मुसलसल बुलंद रहीं तो कंज्यूमर्स को बार बार कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान काज़ाकिस्तान के CPC ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल में रुकावटों ने सप्लाई के खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। यानी सिर्फ जंगी नहीं बल्कि पैदावार और तरसील दोनों दबाव में है। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और बाबुल मंदब दोनों मुतासर रहे तो दुनिया को सिर्फ महंगा तेल ही नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते ट्रांसपोर्ट अखराजात और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब ये हालात कितने और संजीदा है, पाकिस्तान इन चैलेंजेस से कैसे निपटे, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, ऑयल प्राइसेस एकदम नीचे आना शुरू हो जाती हैं, फिर ये जंग शुरू होती है, फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो ये जो एक अप एंड डाउन चल रहा है, इसमें अब पाकिस्तान को क्या एक स्मार्ट प्ले करना चाहिए अपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि यहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। जी, गैर यकीनी की सूरत हाल में तो जो मार्केट्स हैं वो इसी तरह रिस्पॉन्ड करती हैं जैसे आप कह रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेंड बेहतर हुआ है क्योंकि 2 रोज से कोई मेजर अटैक्स नहीं हुए और ट्रंप साहब ने एक आध स्टेटमेंट दी है। जब मैं ग्लोबल असेसमेंट्स को पढ़ता हूँ तो जो ग्लोबल इदारे हैं वो उनका ख्याल है कि जो अगला क्वार्टर है जो कि अभी शुरू हुआ है सितंबर तक, उसमें तो $80 के लगभग ये आ जानी चाहिए। लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर के अंदर शायद इसके अंदर $3-4 की मजीद कमी हो सके, और इसको ड्राइव 3 फैक्टर्स कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस ये हैं कि ये जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इवेंचुअली कम से कम ईरान की जो हेड ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए 6 माह में। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि जो ओपेक है वो सप्लाईज बढ़ाएगा। बहुत सारे ममालिक ने ऑयल पे डिपेंडेंस कम करने के लिए पॉलिसियां बनानी शुरू कर दी हैं।
तो ऑयल की डिमांड थोड़ी गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने रिकवरीज करनी है, तो उससे भी कुछ ऑयल की कीमत नीचे आती दिखाई दे रही है। सही। तो अब अब आपका जी जो जी सवाल जी 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 पाकिस्तान पे, जी मैं उस पे आता हूँ, पूछिए, आप कुछ कह रहे जी जी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने कहा था हुकूमत के पास अब यहाँ पे वे आउट्स क्या हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सिचुएशन बहुत क्रंच हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए तीन चार लेसन्स हैं। लेसन नंबर वन, कि हमने एक इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रखी हुई है सालों से। नंबर टू, हमारा सोर्स जो है उसका वो एक ही है और सारे का सारा आबनाए हुर्मुज के थ्रू आता है। नंबर थ्री, हमने अपने इंटरनल कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड कर लेते, जैसे कि बाकी इकोनॉमीज ने किए हुए थे। नंबर फोर, हमने कोई टारगेटेड उसको प्राइस एडजस्टमेंट्स की बजाय एक फ्लैट रखा हुआ है। और बड़ी एक अहम बात यह है कि हमारी सारी इंटरनल ट्रेड भी सड़कों पे होती है, ट्रेन पे नहीं होती, तो पेट्रोल की डिमांड और बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें अब पॉलिसी मेकर्स के सोचने की हैं कि उनको अगले 6 माह में सिमत को कैसे दुरुस्त करना है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम को रिलीफ मुझे आता इस साल तो बिल्कुल नहीं है। तो आलम साहब, यहाँ जो स्ट्रेटजी इस वक्त शुरू की गई कोई हफ्ता 8 दिन पहले कि अब ये रोज़ाना ऑयल प्राइसेस तब्दील होंगी, आलमी मार्केट से जो यहाँ ऑयल मंगवाया जा रहा है वो तो एक ही वक्त में ऑर्डर किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ रोज़ ऑर्डर हो रहे हैं, रोज़ डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट प्राइस पर मंगवा रहे हैं इसलिए अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ फिर हमने देखा 8 दिन में 5 बार उस कीमत को बढ़ाया गया। ये स्ट्रेटजी इस वक्त कितनी वाइज स्ट्रेटजी थी? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद था गवर्नमेंट के पास और गलत ऑप्शन उन्होंने पिक कर लिया? कि मुझे इसमें कोई ऐसी विजडम दिखाई नहीं दी। मैं मुल्क से बाहर था उस दिन, चीन में, बल्कि चीन की यूनिवर्सिटीज में मुझे एक्सपर्ट ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर रही। देखिए, ये जो सर्टेनिटी देना मार्केट्स को हुकूमत का सबसे पहला काम है। आपने इसको मजीद अनसर्टन कर दिया कि हर 24 घंटे के बाद पता नहीं आप क्या करेंगे, और फिर एस्केलेट करते चले गए। अब शायद कोई एडजस्टमेंट आए, मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग, या मार्केट्स एक्सपेक्टेशन के अंदर आ जाती हैं गैर यकीनी में, तो वहां फैसले लोग करने छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई एक सिमत नहीं होती। पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली सोचना है कि गरीब तो चले बीएसपी से कर रहा है, मिडिल क्लास को आपने कैसे टारगेटेड सब्सिडी देनी है, इदारा कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां तेल जरूरी है, रॉ मटेरियल सड़कों के थ्रू आता है, सब्सिडीज तो वहां जानी चाहिए ना। हमने कोई हुकूमत के ओहदेदारों के जो कोटाज हैं पेट्रोल के वो खत्म होते देखे, ना हमने कोई बड़ी गाड़ियां लैंड क्रूजर्स बैन होती देखी। हम तो बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं बाब साहब। उसकी फिर कॉस्ट जो है वो टैक्स पेयर और मईशत पे कर। अच्छा आनंद साहब, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जिसको एज कंज्यूमर जिसको समझा जाना चाहिए, जो एक एंड प्रोडक्ट खरीद रहा है आपकी आवाम, उसको तो स्टेक होल्डर समझा ही नहीं जाता। लेकिन इस फैसले पर तो सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ने, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, वो रिफाइनरीज हों, या वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हों, वो डीलर एसोसिएशन वाले हों, इवन ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बावजूद इसको इंप्लीमेंट किया हुकूमत ने और रोज़ हम ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई देख रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स की रेजिस्टेंस के बावजूद कैसे ये इंप्लीमेंट हो सकती है और ये चल सकती है पॉलिसी? ये बहुत एक तज्जुब की बात है कि हुकूमत के यहाँ तीन बड़े क्लियर स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर वन स्टेक होल्डर, जैसे आपने अर्ज किया, कि जो इस पूरी सप्लाई चेन के हिस्सेदार हैं, इंपोर्टर्स हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। नंबर टू, आपके इंटरनेशनल इदारे आपके स्टेक होल्डर हैं, मार्केट के इदारे आपके स्टेक होल्डर हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जिनको फ्यूल चाहिए वो स्टेक होल्डर हैं। तो ये कोई कंसल्टेशन का कोई एज सच मुझे प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आपने कहा कि जो लोग हैं कंज्यूमर एज स्टेक होल्डर, उनकी वॉइस तो इस पूरी गेम में कहीं दिखाई नहीं। आई थिंक हुकूमत को बड़ा संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि ऐसी पॉलिसियां, ये पॉलिसी तो नहीं है, ये तो डिक्टेट्स हैं, ऐसी वन साइडेड डिक्टेट्स जो हैं वो इकोनॉमी को धचका लगाएंगी और स्टेक होल्डर्स का जो स्पेस है कॉन्फिडेंस की, वो मजीद श्रिंक होगी, जिसको रिपेयर करते फिर बहुत वक्त लग जाए।
और एक आखिरी सवाल हारून साहब कि ये अब गवर्नमेंट को ये राइट टाइम है कि इस डिसीजन को वापस ले, मज़ीद पास ऑन ना करे प्रेशर इस वक्त लोगों पर, और ये चलता रहा तो फिर ज़ाहिर है हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, चूँकि इसमें कमी तो आ ही नहीं रही। अब इंटरनेशनल मार्केट में जिस परसेंटेज से आज कमी हुई है, यकीनी तौर पर रात 12 बजे उतनी परसेंटेज में कमी की अनाउंसमेंट नहीं होगी प्राइसेस में। तो ये बड़ा वन साइडेड सा डिसीजन है कि सिर्फ प्राइस बढ़ते रहना है, इसमें कम नहीं होना है। जी, इसमें बेसिकली तो आप एक चीज हठधर्मी है, आपको फौरन एडजस्ट करना चाहिए जो मार्केट कह रही है और मार्केट की बात सुनिए। और इसमें ज्यादा अहम चीज ये है कि ये जो आपने प्राइस बढ़ाई है पिछले 4-5 दिनों में, उसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब लोग, उन्होंने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया है। देखिए ना, वो कोई अपना प्रॉफिट तो कट करता नहीं है। इवन इफ ये कम करेंगे तो लोग कहेंगे कल को ये फिर बढ़ा देंगे। तो ये जब आप अनसर्टेनिटी का सिग्नल देते हैं और कंटिन्यूस डायलॉग ब्रेकडाउन हो जाता है, तो कंज्यूमर की मुझे कंजम्पशन पावर के ऊपर और हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर दिखाई दे रहा है अगले 6 माह से तीसरे क्वार्टर। सर अच्छा, ये पिछले 8 दिन में 20 रुपये 5 किस्तों में हुकूमत ने बढ़ाए। एक दिन में अगर ये 20 रुपये बढ़ते तो शायद रिएक्शन ज़्यादा आता। तो ये एक स्मार्ट प्ले तो नहीं है गवर्नमेंट का कि थोड़ा थोड़ा करके? पॉलिटिकल है। अरबाब साहब देखिए, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या आपने पॉलिटिकल गेम प्ले करना है कि आपके ऊपर ब्लेम ना आए, या आपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्टडी रखना है। हुकूमत की जब भी पॉलिसीज होती हैं उसमें ट्रेड ऑफ्स होते हैं। यहां मुझे ट्रेड ऑफ ज्यादा लुकिंग गुड की तरफ दिखाई दिया कि हम अचानक उसको बढ़ाएंगे तो शायद हम विल लुक वेरी बैड। लेकिन यहां पर उन्होंने जो की इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वेलफेयर और उनके एतमाद को मद्देनजर नहीं रखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी थे। गुफ्तगू आपने सुनी और ज़ाहिर है आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि आपकी जो इनकम है या आपका जो कैश है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कम हो रहा है, तो अब ज़ाहिर सूरत हाल किस जानिब जाएगी। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी इस वक्त यही सूरत हाल हमें मुल्क में नज़र आ रही है, जहाँ रोज़ाना का इजाफा आवाम की जेब पर बहुत भारी पड़ता जा रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतें कई बार बदली हैं और 8 दिन में 5 मरतबा ये इजाफा हो गया है। 11 जुलाई को पेट्रोल की कीमत तकरीबन 311 रुपये के आसपास थी और डीजल की कीमत 323 रुपये थी, जो बढ़ते बढ़ते अब फी लीटर पेट्रोल की 335 रुपये पर पहुंच गई और डीजल की फी लीटर कीमत 379 रुपये तक पहुंच चुकी है। 11 जुलाई के बाद से अब तक पेट्रोल तकरीबन 24 रुपये जबकि डीजल 60 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। सिर्फ रोज़ाना कीमतों के निज़ाम के पहले हफ्ते में, जिसका आगाज़ 18 जुलाई से हुआ था, पेट्रोल में तकरीबन 20 रुपये और डीजल में 55 रुपये से ज़ायद का इजाफा अब तक रिकॉर्ड किया गया है। और अगर ये इजाफा एक दिन में किया जाता तो मुमकिन है अवामी रद्द-ए-अमल कहीं ज़्यादा शदीद आता। अब किस्तों में इजाफे ने महंगाई का दबाव आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल किया है। इस तरह हुकूमत ने आवाम को एक नफ्सियाती कंट्रोल में तो रखा है, लेकिन महंगाई में रोज़ाना इजाफा आवाम पर उतना ही भारी पड़ रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रोज़ाना मामूली रद्दोबदल से आवाम पर एक साथ बड़ा बोझ नहीं पड़ता। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस तरीक़ाकार से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी और कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक तेज़ी से एडजस्ट होंगी, लेकिन कारोबारी हल्के इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये कहती हैं कि रोज़ाना कीमतें बदलने से कारोबारी मनसूबाबंदी के साथ स्टॉक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। उनका मुतालबा यह भी है कि इस निज़ाम पर दोबारा गौर किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। अब एक दिलचस्प मोड़ भी यहाँ पर आ गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है। अब इस लिहाज से आज रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही है, क्योंकि आलमी मार्केट में ब्रेंट की कीमत जो जुमेरात को तकरीबन $102 फी बैरल थी, अब वो $88 के करीब आ चुकी है, जो तकरीबन 8 से ज़ायद फीसद की कमी है। इसके साथ ही WTI जो जुमेरात को तकरीबन $93 पर था, आज वो $83 पर ट्रेड हो रहा है। यूँ यहाँ भी $10 की कमी आई है। अब अगर हुकूमत वाकई आलमी मंडी के मुताबिक रोज़ाना कीमतें तय कर रही है तो फिर आवाम की नज़रें भी अब उसके मौजूदा फैसले पर हैं। सवाल यही है कि जिस रफ्तार से इजाफा हुआ, क्या उसी रफ्तार से कमी भी होगी? दूसरी तरफ अवामी दबाव भी बढ़ रहा है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और कीमतें कम करने का मुतालबा करते हुए 7 अगस्त को एक मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। उनका मौक़िफ़ यह है कि लेवी आवाम पर इजाफी बोझ है, जबकि हुकूमत के लिए यही लेवी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। असल इम्तिहान अब रोज़ाना कीमतों के निज़ाम का है। अगर आलमी कीमतें कम होने पर फौरी रिलीफ मिला तो हुकूमत का मौक़िफ़ मजबूत होगा, लेकिन अगर आलमी मंडी में कमी के बावजूद मकामी कीमतें नुमाया कम ना हुई तो आवाम और कारोबारी हल्कों की तनकीद मदद इख्तियार कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हफ्ते का पहला ही रोज़ बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। 4% से ज़्यादा का हमने इंडेक्स को ग्रो करते देखा है। 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का एक ही दिन में इजाफा हुआ। और जाहिर है जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जैसी किसी बयान की सूरत में तब्दील होती है या जंग में थोड़ी सी शिद्दत में कमी आती है या जंगबंदी की तरफ मामला जाते हैं, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो फिर ये फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट्स पर इसका बड़ा बेहतर असर पड़ता है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आज वाकई हमने इसका असर होते देखा है। अब ये सूरत हाल क्या कैरी करेगी आगे? क्या मोमेंटम ये बरकरार रहेगा? एक बार फिर जो अपना ऑल टाइम हाई फिगर था अभी कुछ ही दिन पहले, उसके बहुत करीब जाके मार्केट का इंडेक्स वापस आ गया था और फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें पिछले वीक में देखने को मिला। अब ये वीक कितना बेहतर रहेगा और 180s में क्या मार्केट अब दाखिल होगी, जो कि हायर वन इस वक्त मौजूद है? इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी 178 के भी क्रॉस हो गया आज, 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 4-4.5% की ग्रोथ। तो ये कितना बेहतर दिन रहा आज स्टॉक मार्केट के लिए? देखिए, मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। उस सिचुएशन में जहां पर हमने देखा कि पी स्टॉक्स जो है दोबारा जो है वो रिवाइव हुई हैं, और आई थिंक कि ये जो अटैक्स का डिसकंटिन्यू होना है इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोबारा से बहाल हुआ जब ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है कमी होना हो गई। अब ऑयल प्राइसेस हमने देखा है कि अपने हाई से दोबारा तकरीबन 8 से 9% कम हो गए। इसको इन्वेस्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ऐसे साहब, ये अभी जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में हमने 8-9% की ऑयल प्राइसेस में कमी देखी है, अब अगर पाकिस्तान में भी इसी प्रोपोर्शन से कमी का ऐलान होता है, अनाउंसमेंट होती है आज रात, तो क्या कल फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म करेगी? इसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पर भी? देखिए, ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी हो गया है और अब आगे नजर यही आता है कि ये जो तेजी है ये मोस्ट प्रॉब्ली बरकरार रहेगी। आज एसबीपी ने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है वो भी काफी पॉजिटिव है। आई थिंक कि जो स्टेटस को का डिसीजन है, ये चीज इंडिकेशन है कि आगे पॉलिसी रेट के अंदर और कमी होगी। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशन जो है, जो एक्सपेक्टेड 5 to 7% है, उस पर आएगी और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो मार्केट नए लेवल्स जो है वो दिखा सकती है। तो बस अब नीड ऑफ द टाइम ये है कि ये जो पी स्टॉक्स हैं ये कैरी हो और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम देखेंगे। दुनिया भर की मार्केट भी पॉजिटिव है और इसको काफी ज्यादा मुस्बत किया जा रहा है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। आगे जो डिफेंस टाइज हैं कुवैत के साथ भी जो चल रही हैं, आई थिंक उस पर भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर हो रही है, जिसका एक मेजर रोल जो है हम देखेंगे कि रुपी स्टेबिलिटी में साबित होगा। सही। और ऐसे साहब, ये पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट क्या इत्मीनान बख्श है, या इसमें अगर थोड़ी सी भी अलामती एक कमी कर दी जाती चंद बेसिस पॉइंट्स की तो वो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज होता, या ये अभी भी इन्वेस्टर इससे मुताल्लिक खुश हैं कि ठीक है, जो हालात को देखते हुए ये काफ़ी है? देखिए, अच्छे मोमेंटम में मार्केट परफॉर्म कर रही है। आगे एक्सपेक्टेशन यही है पॉलिसी रेट और कम होगा और वो बेसिस यही होगा कि इसके अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर दोबारा वो $60 की तरफ जाएं, जो चंद हफ्ते पहले हमें नजर आई थी। तो इन्वेस्टेड एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पी स्टॉक्स अगर सक्सेसफुल होती हैं, जिसमें पाकिस्तान का मेजर रोल है, आई थिंक ये बहुत सारी चीजें कनेक्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग रुपी स्टेबिलिटी। जब डिफेंस टाइज हमारी डेवलप होती है दीगर मिडिल ईस्ट नेशन के साथ में हम पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती देख रहे हैं। 8% तक गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस हैं आने वाले वक्तों में कि ये पॉलिसी जो इन्फ्लेशन लेवल रहेगा, आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट यूनी लेवल्स पर जब देखा जाएगा तो मार्केट दोबारा से जो उसके इनिशियल टारगेट्स थे 2 लाख लेवल के वो अचीव करेगी। और ऐसा साहब, ये जो एक पॉजिटिव आज स्टार्ट हुआ है, ये वन डे एक्टिविटी तो नहीं है? ये मोमेंटम वाकई नेक्स्ट 2-3 डेज और फिर ये वीकेंड तक भी जारी रहेगा? ये इसके कुछ ऐसे इशारे इस वक्त आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं? देखिए, अच्छे जो वॉल्यूम्स हैं, इंडिकेशन यही है कि जो हम नंबर्स हमारे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेमिटेंसेस एसबीपी भी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो रेमिटेंसेस ग्रेजुअली कैपिटल मार्केट की तरफ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहे और ज़ाहिर है नए इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड न्यू इन्वेस्टर्स देखे जा रहे हैं जो कि तो हर जेंडर टाइप को केटर करते हैं, हर एज ग्रुप को केटर करते हैं। आई थिंक कि उनकी वॉल्यूम्स भी बढ़ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पाकिस्तान मार्केट जो इनिशियल जो लेवल्स थे, $100 बिलियन क्रॉस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन को, आई थिंक उसको हम सून जो है वो अचीव करेंगे। सही। और हमने देखा भी रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग्स भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको बेहतर किया है, माइनस से प्लस में आ रही हैं, न्यूट्रल हो रही हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रही हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है आपको आने वाले दिनों में?
ये बिल्कुल सोवेरियन रेटिंग का इसमें मेजर रोल है। मार्केट की पॉजिटिवनेस में चार पांच चीजें जो है हम नजर आ रही हैं। एक तो डिफेंस टाइज जिस तरह से इम्प्रूव हुई है मिडल ईस्ट के साथ, उसमें हम आर एक्सपेक्टिंग कि डिफेंस की डील होंगी कुछ बिलियन डॉलर्स के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली नजर आ रही है। तो इसके साथ ऑयल प्राइसेस का गिरना आई थिंक वो काफी ज्यादा पॉजिटिव ओवरऑल मुल्क के लिए रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट होगा 1 to 2% की आर एक्सपेक्टिंग, तो वो श्रिंक होके हो जाएगा। आई थिंक इकोनॉमिक नंबर इतने अच्छे आने वाले वक्तों में नजर आएंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अगर चीज होती है तो मुल्क की काफी डिजाइन जो है सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। और एफडीआई के नंबर्स के अंदर भी, सीपेक में, माइनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर तमाम एवेन्यूज नजर आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब। सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कराची की सनती तरक्की की रफ्तार एक बार फिर तेज़ होती दिखाई दे रही है और इस पेशरफ्त की एक नुमाया झलक गुज़िश्ता माली साल के आदाद शुमार में सामने आई है कि इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन ने बिजली के इस्तेमाल का नया तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 6 अरब से ज़ायद यूनिट्स बिजली इस्तेमाल की है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि शहर की सनतें भरपूर अंदाज में मुतहरिक हैं और आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुसलसल और काबिल एतमाद बिजली भी मिल रही है। ये कामयाबी सिर्फ एक तारीखी रिकॉर्ड नहीं बल्कि कराची की मईशत की मजबूती है, सनती एतमाद को बढ़ता हुआ दिखाती है और तवानाई के मजबूत निज़ाम की मौजूदगी भी वाज़ेह करती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता माली साल में जब पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 3.7% रही, तो उसी दौरान इंडस्ट्री में बिजली की डिमांड में भी तारीखी इजाफा रहा, जो माशी सरगर्मियों में तेज़ी का वाज़ेह इशारा है। कि इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद मोहम्मद ताहा का कहना है कि उन्होंने ये कहा इस सिलसिले में कि ये कामयाबी इनफरादी नहीं है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का भी इसमें नुमाया किरदार है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी भरपूर साथ दिया है। कराची की सनती बरादरी इसमें शामिल रही है और के इलेक्ट्रिक की बेहतरीन कोशिशों से ये मुमकिन हो सका है। उनका इस सिलसिले में मजीद ये भी कहना है कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना और सनतों को बिला तात्तुल तवानाई फराम करना मईशत की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है और तमाम इदारों ने इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। कराची को पाकिस्तान की माशी शहर कहा जाता है और यही शहर मुल्क की इंडस्ट्री, ट्रेड और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मरकज़ है। इस सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक का किरदार मजीद अहम हो जाता है। कंपनी ने इंडस्ट्रियल फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा हुआ है, जिसके बायस इंडस्ट्रीज़ को मुसलसल बिजली मिल रही है। इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन मुतासिर नहीं हुई और इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बरकरार रहा है। इस तसलसल को बरकरार रखना सनती शोबे के लिए बहुत अहम सहूलत तस्वुर किया जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बिजली B3 कैटेगरी की सनतों ने इस्तेमाल की है, जिनमें सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल और दीगर बड़े सनती शोबे शामिल हैं। यही वो सनतें हैं जो एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं, रोजगार के मौके पैदा करती हैं और इक्तिसादी सरगर्मियों में बुनियादी किरदार भी अदा करती हैं। जून 2026 सनती बिजली के इस्तेमाल का सबसे बड़ा महीना साबित हुआ है, जबकि अप्रैल इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि साल भर सनती सरगर्मियां मुसलसल बढ़ती रही हैं। ये डेवलपमेंट इसलिए भी गैर मामूली है कि इससे पहले माली साल 2022 में यानी 4 साल पहले 5.8 अरब यूनिट्स बिजली का इस्तेमाल रिकॉर्ड कायम किया गया था, लेकिन फिर माशी मुश्किलात के बायस इंडस्ट्रियल डिमांड में वाज़ेह कमी देखी गई। अब गुज़िश्ता माली साल में न सिर्फ वो रिकॉर्ड टूट गया बल्कि माली साल 2024-25 के मुकाबले में 20% से ज़ायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जो सनती बहाली की मजबूती की अलामत है। अब इस कामयाबी में हुकूमत की जानिब से सनतों को कैप्टिव पावर से कौमी ग्रिड पर मुंतकिल करने की पॉलिसी ने भी अहम किरदार अदा किया। ताहम इस बढ़ती हुई तलब को मौसर अंदाज में पूरा करना भी एक बड़ा इम्तिहान था कि इलेक्ट्रिक ने माली साल 2025-26 के दौरान 349 नए सनती कनेक्शन फराम किए, जबकि 273 मौजूदा सनतों के बिजली के लोड में इजाफा किया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 168 मेगावाट इजाफी डिमांड ग्रिड में शामिल हुई। ये इस बात का सबूत है कि सनतें के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क पर एतमाद का इजहार कर रही हैं। कंपनी ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी फरोग दिया है। तमाम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स स्मार्ट मीटर से मुंसलिक हैं, जिसके जरिए वो अपने बिजली के इस्तेमाल की बराह रास्त निगरानी खुद कर सकते हैं। इससे न सिर्फ शफाफियत में इजाफा हुआ है बल्कि तवानाई के मौसर इस्तेमाल और सनती मनसूबाबंदी को भी नई सहूलत मिली है। एक और काबिल जिक्र पहलू इंडस्ट्रियल फीडर्स की शानदार रिकवरी है, जो तमाम कंज्यूमर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में सबसे बेहतर रही है। बिजली के बिलों की वक्त पर अदायगी और के इलेक्ट्रिक की जानिब से काबिल एतमाद बिजली की फराहमी ने ऐसा एतमाद कायम किया है जिसका फ़ायदा बराह रास्त इंडस्ट्रीज, सरमायाकारों और शहर की
First of all, thanks for having me today at your platform. Secondly, देखिए ये जो आप 7 months की बात कर रहे हैं ये बहुत कम अरसा है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की बुनियाद डालते हैं तो पहले आप बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि इंडस AI वीक हुआ, एक इनिशिएटिव लिया गया और एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने की बात की गई। एंड एग्जैक्ट आफ्टर 7 months आपने देखा कि उस एक्सपो के अंदर बेतहाशा पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो मौजूद थी, जो कि अपने AI के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को लेके वहाँ मौजूद थी, राइट, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव और एक ग्रोथ आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब होता ये है कि किसी भी, अगर हम AI की बात करें तो इवन एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भी आपको उसके ट्रायल्स के साथ पूरे साल लग जाते हैं, फिर आप कोई इनिशिएटिव जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर पाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि 7 months में ही एक बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन इनिशिएटिव्स, अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, यानी पहले हम ये कहते थे कि जी हम पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, लेकिन 60% जितना भी वहाँ पे एक्सपो था उसमें 60% प्रोडक्शन जो है वो हमारे पाकिस्तानियों की खुद की थी।
अच्छा, अब ये रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस, ये नाम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अब सब आगे ऑटोमेटिक होगा, इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी, सारा काम रोबोट्स करेंगे। शायद ये एआई के जो सेशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं। क्या वाकई अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे लोगों की कम होती चली जाएंगी? ह्यूमन नीड कम होने जा रही है आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में? अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने रिसेंटली एक बुक भी पब्लिश की है विच इज रेलिवेंट टू ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन को हम 100% जो है वो एलिमिनेट कर दें और सिर्फ हम ऑटोमेशंस के ऊपर या रोबोटिक्स के ऊपर रिलाई करें। द रीजन बिहाइंड कि आपको ह्यूमन इन लूप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूनेस्को का एथिकल एआई फ्रेमवर्क चेक करें तो उसमें भी बाकायदा मेंशन है कि ह्यूमन इन लूप इज अ टर्म बेसिकली जो आपका रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर फॉल करता है, जिसका हर एक शहरी को और हर वो कंपनी जो ऑलरेडी एआई में काम कर रही है उसको पता होना भी चाहिए और वो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने सिस्टम्स को जनरेट करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि रिप्लेस हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। बट जो ऑटोमेशन करने वाले लोग हैं वो भी तो इंसान ही है ना। ठीक है, तो आई थिंक कि मैं ये क्या समझती हूँ कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी फील्ड, आपके स्किल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो स्किल डेवलप करने में कोई जायका नहीं है एंड आई थिंक एवरीवन हैज टू लर्न अबाउट द न्यू स्किल्स, दैट्स इट। सही। और ये एजुकेशन सेक्टर में या मेडिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये वैल्यू एडिशन कितनी दे सकती है? इससे हमारी ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर्स इन्हेंस कितने हो सकते हैं आगे? ज़ाहिर है इससे हमारी प्रोडक्शन में या एक्सपोर्ट्स में भी डेफिनेटली इजाफा हो सकता है। तो ये इस सब में कितना वक्त दरकार होगा लोगों को ट्रेन करने में, उनको ये अवेयरनेस देने में? देखिए, अवेयरनेस तो जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम से हम खुद भी काम कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस जो है वो काफ़ी स्प्रेड हो चुकी है। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूँ कि पाकिस्तान की पहली एआई समिट 2024 में हमने प्रो एआई ग्लोबल के थ्रू कराई थी, तो उस टाइम पे लोगों को लिटरली नहीं पता था। लेकिन हमने उसमें अपने एक एआई के अवार्ड ज़रूर रखे थे ताकि हमें भी पता चले कि कौन लोग हैं जो एआई में काम कर रहे हैं। और लिटरली वहाँ पे कोई 11 कंपनीज ने, पाकिस्तानी कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था। नाउ इट्स बीन लाइक 3 years। तो अवेयरनेस वाला पार्ट तो समझे कि वो फर्स्ट स्टेज था जो कि अब निकल चुका है। नाउ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्सेप्टिंग कि जी एआई है एंड वी हैव टू यूटिलाइज इट एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू लर्न एंड देन एग्जीक्यूट। तो जहां तक आप बात करें इंडस्ट्रीज के हवाले से कि लोगों को अवेयर करने में कितना टाइम लगेगा, अब वो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। रिसेंटली मैंने देखा कि जी अब कंपनीज जो है हेड ऑफ एआई भी ऑन बोर्ड करने लगी हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह के वो स्किलफुल लोगों को अपने साथ अपनी कंपनी में अटैच करते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं, तो फिर वो आपके विजन के हिसाब से एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाके आपको बताते हैं किस तरह से एआई की क्या क्या इंटीग्रेशंस होंगी। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस वाले पार्ट से हम आगे आ चुके हैं and now people are working on exploration part and then the execution part। तो अगर हम AI की बात करें तो there's a lot of space to work into the educational sector when it comes to healthcare sector and when it comes to any kind of industry। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो पंजाब में मैंने देखे माशाल्लाह दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिंध में भी हम इंशाल्लाह एजुकेशनल एस्पेक्ट से भी जो है वो एआई को आगे लेके चलें, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज और हम चाहते हैं कि हर मिनिस्ट्री इस बात को अंडरस्टैंड करे कि एआई की ज़रूरत बिल्कुल है और उसको सिर्फ अंडरस्टैंड ना करें बल्कि उसको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में भी लेके जाएं। सो व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर, सो प्राइवेट में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। गवर्नमेंट में भी हम देखते जा रहे हैं कि ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो होपफुली थिंग्स विल बी बेटर सून। हमने देखा कि गवर्नमेंट ज़ाहिर है बड़े इवेंट्स कराने की भी कोशिश करी है, प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें ऑन बोर्ड ले रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ क्या इसमें कर सकता है? अभी हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कांग्रेस आपकी 2026 होने जा रही है, तो ये किस तरह मुख्तलिफ होगी इन इवेंट से जो कि अब तक ये गवर्नमेंट की सपोर्ट से होते चले आए? कितना ग्रैंड इवेंट है ये, और इस इवेंट की असल सिग्निफिकेंस क्या होगी, इसका विजन क्या है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा जी, इसका विजन मैं बता दूं कि हम एज आई सेड अर्लियर कि वी आर वर्किंग ऑन इट सिंस 3 years पहले हमने फर्स्ट इवेंट किया था। उसके पीछे भी यही विजन था कि हम अपने पाकिस्तानियों को एक ग्लोबल स्टेज पे लेके जाएं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो रिसीव द इंटरनेशनल एआई कैटलिस्ट अवार्ड बैक इन 2025 इन February इन दुबई। तो अ पॉइंट इज दैट विजन ये है कि आज भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं और शोकेस करें कि जिसमें हमारे लोगों के बारे में भी पूरी दुनिया को पता चले। व्हाई ओनली इन पाकिस्तान, राइट? सो हमारे वो तमाम लोग, वो कंपनीज, वो सेक्टर्स जो एआई के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम उसमें उनको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। अच्छा, कितने बड़े लेवल का है? सो दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट इवेंट, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के तो माशाल्लाह एक बड़े इवेंट्स होते रहते हैं, तो ये प्राइवेट लेवल पे एक ऐसा सबसे बड़ा पाकिस्तान का इवेंट है जो कि 4 days पे क्यूरेटेड है।
इसमें हमने सोशल नेटवर्किंग भी रखी है, इसमें हमने समिट भी रखा है, इसमें हमने एआई की अवार्ड रिकॉग्निशन भी रखी है, जिसमें हमने मेरिट को कंसीडर, मेरिट बेस पे तमाम इवैल्यूएशन प्रोसेस हुआ हो, इसलिए हमने तमाम एआई एक्सपर्ट इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स को ऑन बोर्ड किया है। ऑल्दो वी हैव 2 पाकिस्तानी जूरी मेंबर्स एज वेल, बट उनका भी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है, दे आर द पीएचडी इन एआई। सो हम चाहते हैं कि जो भी हम लोगों को मोटिवेट करें पार्ट लेने के लिए इसमें, सो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये हो कि उनको पता हो कि मेरिट बेस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहुत सारे अवार्ड से इसलिए भी जो है वो शेक हो गया है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ अवार्ड सेरेमनीज की जहाँ पे आप सिर्फ पैसे दें और आप अवार्ड विन कर लें, बट वी हैव अ वेरी एक्यूरेट मेरिट बेस, दैट्स व्हाई वी हायर्ड ऑल द इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स, जिनको, बल्कि यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा यही है कि हम वो तमाम जूरी मेंबर्स, वो तमाम इंटरनेशनल डेलीगेट को हम पाकिस्तान यहाँ पे बुलाएं, ताकि वो खुद भी लोग उनसे सीख भी सकें, समझ सकें, और हम इस इवेंट को इस लेवल पे लेके जाएं कि हमारी पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट भी हमें इसमें सपोर्ट करे, और हर मिनिस्ट्री, इसके अंदर हमने जो आपने बात की किस लेवल का है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें हर मिनिस्ट्री के जितने भी लीडर्स हैं वो ज़रूर आएँ और उनका बाकायदा एक पैनल डिस्कशन हो, जिसमें बाकायदा वो अपने तमाम विजन विद रिस्पेक्ट टू द एआई ज़रूर शेयर करें कि वो अपनी मिनिस्ट्री में एआई को कैसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ईच वन ऑफ देम to be a part of this amazing like Congress. हमने इसको कांग्रेस का नाम ही इसलिए दिया because Congress is something which is huge. It's huge more than a summit. सही। और फिर इससे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन आप कितनी मिलती हुई देख रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो इस वक्त ख़ासतौर पर कंपनीज काम कर रही हैं वो उनको फिर आगे इससे कितनी मदद मिल सकेगी, और पाकिस्तान का जो एआई लैंडस्केप है वो इससे कितना फिर चेंज हो सकता है? अच्छा, पहला सवाल आपका कि प्राइवेट सेक्टर में जब हमने अभी अपनी ये नॉमिनेशंस अनाउंस की हैं, तो हर प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, एवरीवन इज आस्किंग कि जी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो दे आर वेरी क्यूरियस एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अच्छा, इवेंट का पार्ट होना इज समथिंग एल्स, बट ये जो नॉमिनेशंस है अवार्ड्स की, उसका पार्ट होना, इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो होगा ये कि जब आपका एक बैंक हमारे साथ ऑन बोर्ड होता है तो दूसरा बैंक देखता है, ओ माय गॉड, दिस बैंक इज डूइंग समथिंग, और माशाल्लाह हमारे काफ़ी बैंक्स हैं जो कि काफ़ी काम कर रहे हैं, और कुछ बैंक्स ने इस नॉमिनेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो जब हम वो पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो लोगों में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, ताकि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को देख के जो है इसमें पार्ट ले सके। एंड व्हाट विल बी द पॉजिटिव साइड, ये एक इंडस्ट्रियल पॉजिटिव साइड है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पॉजिटिव साइड ये होगा कि पूरी दुनिया को हम जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स बुला रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है, वो सारे डेलीगेशन जो है वो एआई का बैकग्राउंड रखते हैं। कोई 1 बिलियन समिट का स्पीकर रह चुका है, तो कोई एआई 2030 का ग्लोबल एडवाइजर है एआई का। तो जब ये लोग पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे आके नॉमिनेशन, जब ये अवार्ड और रिकॉग्निशंस करेंगे, तो पूरी दुनिया में पता चलेगा कि पाकिस्तान किस लेवल पे एआई के लैंडस्केप पे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमारा आफ्ताब, फाउंडर प्रो एआई ग्लोबल। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।